अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, मजबूत बल्दियाती निज़ाम एक ख्वाब क्यों है? वसाइल की मुंतकली के बावजूद इदारा जाती कमज़ोरियाँ हैं, क्या वजूहात हैं, इस पर बात करेंगे। जबकि सिंध में मुसलसल बरसर इक़्तिदार रहने वाली जमात पीपल्स पार्टी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम क्यों है, या क्या रुकावटें हैं कि वो आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रही। कराची समेत दीगर शहरों में मेयर्स के महदूद इख्तियारात हैं और मसाइल के हल जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। मानसून की बारिशें हैदराबाद में तबाही मचा चुकी हैं। कुछ ही वक्त बारिश हुई लेकिन हैदराबाद तकरीबन डूब चुका था और जो गलियां थी वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही थी। क्या कराची के इदारे तैयार हैं इस तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए? सावन ने हैदराबाद में बल्दियाती इदारों के दावों की कलई खोल दी है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी पर यह इल्ज़ाम है कि जमात इस्लामी मसाइल के हल के लिए नहीं बल्कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए मुतहरिक नज़र आती है। कराची के हवाले से सियासी जमातों का किरदार क्या है, ये भी हमारे टॉपिक का हिस्सा रहेगा। और साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि क्या 18वीं तरमीम के बाद भी इख्तियारात और वसाइल से फ़ायदा हासिल नहीं किया जा सका, और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और इससे क्या फ़वायद हासिल किए जाएंगे, जबकि मसाइल जूं के तूं हैं। ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगे जो कि इन तमाम टॉपिक्स पर सवालों के जवाब देंगे। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं MKM से MP हैं जमाल अहमद साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जमाल अहमद साहब। वालेकुम सलाम। जमाल अहमद साहब, बड़ा अहम मौजू है। हमेशा की तरह कराची के मसाइल पर हम बात करते हैं, लेकिन जब हम बल्दियाती निज़ाम की बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि शायद कराची के लिए ये एक ख्वाब बन चुका है। बल्दियाती निज़ाम में वसाइल की तकसीम भी हो चुकी, वसाइल भी दे दिए गए सूबाई हुकूमत को, लेकिन इसके बावजूद जो मसाइल हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। कैसे देखते हैं आप, क्या वजूहात हैं इन तमाम सिचुएशन की? बहुत शुक्रिया। और आप खास तौर मेट्रो चैनल हमेशा बल्दियात के इशू पे बहुत ज्यादा काम भी कर रही होती है, उस पर जो है लोगों को बुला रही होती है, उस पर बात कर रही है। हुकूमत वक्त के सिंध के हुक्मरानों को भी बुलाते हैं, आप बात करते हैं और सब अच्छे की बात बताते हैं, सब अच्छा हो रहा है कराची के अंदर ना। देखिए, अभी आपने नंबर प्लेट कल आपका देख रहा था, नंबर प्लेट के हवाले से आप लोग कर रही थी जी। अभी ऐसा लग रहा है कराची में सारे काम खत्म हो गए, सिर्फ नंबर प्लेट के ऊपर आ गया। नहीं मतलब रोड बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो गया, पानी का सिस्टम सही हुआ, सर्विस सिस्टम अच्छा हो गया, रोड बन गए, कारपेट हो गई, ये सारी चीजें। ओ भाई, नंबर प्लेट तो बहुत बात के इशू है। असल में नंबर प्लेट अगर नहीं लगेगी तो क्या मकसद है कि पहले भी नंबर प्लेट लोगों की लगी हुई ना, क्या आपके जो कैमरे इस काबिल हो गए कि वो जो नंबर प्लेट आप बना के दे रहे हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको पकड़ लेंगे, डकैत पकड़े जाएंगे आपसे। और वो नंबर प्लेट अगर बिलफर्ज हमने मकसद है कि एक्साइज से नंबर प्लेट लगवा लिया गाड़ी पे और डकैत ने मुझसे गाड़ी छीन के नंबर प्लेट उसी तरह की जो आजकल मार्केट में बन रही है 600-700 की वो लगा लेगा, तो क्या पकड़ पाएंगे? तो हम समझते हैं कि पहली प्रायोरिटी देखनी चाहिए। सिंध हुकूमत बिल्कुल जैसे अपना पेशावर की हुकूमत नाकाम हो गई है, सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है। आप बताए, बरसात का मानसून का पहला स्पेल भी पिछली दफा ऐलान हुआ था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है सिंध हुकूमत यहाँ पे है, कराची के अंदर है, यहाँ पे हमारी उम्मती परेशान हो जाएंगे क्योंकि सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अभी तक तो रोका हुआ है। कल हैदराबाद का आपने सिलसिला देखा, 56 मिलीमीटर में पूरा हैदराबाद डूब गया, आपका बिल्कुल डूब गया ना। अब कराची में देखिए, मैंने पिछली दफा मेट्रो पे आया था, मैंने ये बात की थी, 2 साल हो गए कोई नाले, आज की डेट में इज्जत भी आवाम के साथ महल्ले में बैठा हुआ हूँ, इलाके के मसले मसाइल में लोग आए हुए, सेवरेज जो बन रहा है यहाँ पे, सेवरेज की लाइनें तब्दील नहीं हो सकती। मैं कल वाटर बोर्ड MD अहमद अली सिद्दीकी साहब के साथ कल मैं मीटिंग की है, वाटर बोर्ड के लोग थे, सेवरेज बोर्ड के लोग थे। पानी का मसला सबसे बड़ा दरीना मसला है, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, पूरा नॉर्थ हैदराबाद हमारे पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कल अच्छी मीटिंग में 1 घंटा मीटिंग हुई है, उन्हें उम्मीद दिलाई है, यानी वाटर सेवरेज के पास पाइपलाइन तब्दील करने, गटर के ढक्कन रखने के पैसे भी नहीं है, जो फंड उनको वहां से वाटर बोर्ड से मिलता है हर साल उनको, वो भी नहीं है वहां पे। आप बताएं, MNA MP का काम नहीं है, MNA MP को कोई फंड भी नहीं मिल रहा है। आप बताएं हम किस पैसे से काम करेंगे? ये पूरा डोमेन जो है वो बल्दियाती डोमेन है। आप लोग UC चेयरमैन को पूछे ना, UC टाउन नाज़िम को पूछे, बड़ी बड़ी बातें जमात इस्लामी वाले, पीयूष पार्टी वाले, आधा जमात इस्लामी के पास है, आधा पीयूष पार्टी, सेंटर तकरीबन जमात इस्लामी के पास है, वो तो काम ही नहीं कर रहे, तो घर में सो गए। इस वक्त अगर फील्ड में आपको कोई नजर आएगा हैदराबाद में, कराची में, वो MKM के MNA MP या MKM का कारकुन
ذمہ دار نظر آئے گا آپ کو. تو ابھی جو بارش کی کل جو پیشن گوئی ہے، میں اسی حوالے سے یہاں علاقے میں بیٹھا ہوں کہ یار یہ نالے کا کیا ہوگا. گٹر الگ بہ رہے ہیں، کھڈے الگ ہیں، روڈ پہ چلنے کی جگہ نہیں ہے. صاف نہیں ہوئے ہیں جمال احمد صاحب، تمام کے تمام نالے، کیونکہ ہم لوگوں نے وزٹ کیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ نالوں کا بہت برا حال ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، تخیرسن کا گریویارڈ کا ہے، گریویارڈ اس کے بیک سائڈ پہ شادمان 1 نمبر. آپ کو یاد ہوگا آج سے 4 سال پہلے وہ میاں بیوی اور بچے ڈوبے تھے نالے کے اندر، گر گئے تھے پودی کے اندر، اس کے بچے کی لاش نہیں ملی تھی. آج اس نالا شادمان گریویارڈ اور یعنی ایک سائڈ پہ پوری قبرستان ہے. اس نالے کی حال ہے کہ چھت ٹوٹا ہوا ہے، باؤنڈری وال ہے ہی نہیں. اگر پانی اوپر آ گیا نا، خدا کی قسم لوگ گاڑی لے کے نالے میں چلے جائیں گے. یہی 2K کے اوپر متین پکوان سینٹر این بلاک اور ایم بلاک کے درمیان میں نالے کا حال ہے. پھر یہاں پہ ہمارا جیم خانہ ہے، نارتھ حیدرآباد جیم خانہ، وہاں جائیں تو نالے کی کیفیت آپ کو پتہ ہے نالا ہے کس طرح کا. اب محترم وہاب صاحب واٹر بورڈ کے بھی انچارج ہیں، اس سیوریج کے بھی انچارج ہیں، KMC میں انہوں نے ٹینڈر کیا ہوگا. آپ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے بل پاس ہو گیا ہوگا، نالے سارے صاف ہو گئے. اب جس دن بارش ہوگی، ان کی وہیکل گھوم رہی ہوگی، وہ نالے سے چیزیں نکالیں گی گپ اور روڈ پہ رکھ دے گی. جمال احمد صاحب تو آپ لوگ کہاں ہیں؟ ایسے کیسے بل پاس ہو گیا اور سارا سب کچھ ہو گیا؟ یہ تو اندرونی خانہ ہو رہا ہے نا. کردار کہاں ہے؟ اپوزیشن کدھر ہے؟ دیکھیں اپوزیشن تو جتنا بجٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارا بجٹ اجلاس صوبائی سینئر اسمبلی کا، ہم نے تو فیگر پہ بات ہی نہیں کی، ہم نے ایشوز پہ بات کی ہے. میں نے کہا یار فیگر 30 کروڑ 30 ارب روپیہ فلانے کا اتنا بڑا بجٹ سین حکومت نے رکھا ہے، تو آپ بتائیں وہ رکھا ہے تو لگے گا کہاں؟ پچھلے جو رکھے تھے، یہ دوسرا بجٹ ہے، 16 مہینے میں دوسرا بجٹ آیا ہے. وہ ایک بجٹ بجا دے، وہ مطلب بھٹو والا کون سا علاقہ بتا رہے ہیں، وہ جو بن رہا ہے بھٹو جو بن رہی ہے، ہاں اس کی آپ نے دیکھا نا ویڈیو کے اندر، اس کی ایک دیوار گر گئی. آپ بتائیں کہ وہ مرتضی وہاب صاحب وہاں جا کے ویڈیو بناتے ہیں، چیک کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کیا پورا کراچی شارے بھٹو میں رہے گا؟ وہ پانی کی لائن، سیوریج کی لائن، یہ ساری شاید شارے بھٹو میں ملے گی؟ یہ کراچی کے لوگ سارے وہاں پہ آباد ہوں گے؟ شرم نہیں آتی ان کو؟ مطلب ٹی وی میں آ کے کتنے جھوٹ بول رہے تھے. ابھی شرجیل میمن صاحب کر رہے تھے کہ ہم 500 بسیں اتار رہے ہیں اگست میں. شرجیل میمن سے پوچھو 500 بسیں روڈ پہ چلیں گی کہاں پہ؟ ابھی موٹر سائیکل بیچارے غریب طبقہ ہے جو فوڈ پانڈا چلاتا ہے، بائکیں چلاتا ہے، ان کو اتنا پریشان کیا، 2,000 5,000 کا چلان کاٹ رہے ہیں. آپ بتائیں روڈ اس قابل ہے؟ مینٹیننس چارجز ان کو، موٹر سائیکل کار والوں کو مینٹیننس چارجز کون دے گا؟ سرکار دے گی مینٹیننس چارجز ان کو. اچھا تو جمال احمد صاحب، آخر آپ نے بھی آپ کے بھی میئر رہے ہیں، آپ نے بھی بڑا کام کیا ہے کراچی کے لیے، تو کیا وجہ کیا ہے، کیا وجوہات ہیں، کیا فنڈز کی کمی ہے، اختیارات محدود ہیں، کیا مسائل کیا ہے میئر کے ساتھ، کیوں وہ کام نہیں کر پا رہے؟ سر مسائل کچھ نہیں، نیت کا فقدان ہے، کرپشن ہے یہاں پہ عروج ہے. میں تو کہہ رہا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان، دیکھیں آپ کے بھی میئر کو تو اختیارات کا وہ تھا نا، محدود کیے ہوئے تھے. وسیم اختر صاحب تو یہ کہتے تھے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، میرے پاس فنڈز نہیں ہیں. تو کیا میئر مرتضی وہاب کے ساتھ بھی یہی معاملات نہیں ہو سکتے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ کی بات ہے، دیکھیں وسیم اختر کے ٹائم میں ہم ٹھیک ہے 5 لاکھ روپے یوسی چیئرمین کو ملتے تھے، نہیں کام ہو سکتا تھا، سیلری نکل جاتی. ایم کی وجہ سے 12 لاکھ یوسی چیئرمین کو ملے ہیں. اب 12 لاکھ میں 5 لاکھ روپے سیلری کی مد میں نکال دیں تو بچتے ہیں 7 لاکھ روپے. 7 لاکھ سے 2 لاکھ اور نکالتے، 5 لاکھ میں کم سے کم یوسی چیئرمین سیوریج کے ڈھکن، مین ہول، ریک سلپ اور چھوٹے چھوٹے جو ہے پانی کی لائن یا وال خراب ہے وال کو بنا دے، تھوڑی سی اسٹریٹ لائٹ لگا دیں. یہ تو کر سکتے ہیں نا. کوئی پوچھ رہا ہے؟ FIA ان کے پر ہاتھ ڈالے نا. یہ سارے کرپشن کے اندر جا رہا ہے. ابھی بھی دیکھیں یقین مانے لوگ اب اتنا مذاق اڑا رہے ہیں کہ آسمان پہ اجرک نظر آئے گی تو بارش ہوگی، آسمان پہ اجرک نظر آئے گی تو بارش کا سما ہو جائے گا. یار نمبر اجرک ہماری ثقافت تو ہے نا. بہرحال جمال احمد صاحب ایک بات بتائیں بہن، ایک بات بتائیں، ثقافت ہے کیا 100% آبادی سندھیوں کی؟ سندھ کے اندر 40% 45% آبادی ہوگی نا سندھیوں کی. تو بھائی کیوں نہیں وہ اس کا لوگو لگا لیتے، قائداعظم کے مزار کا لوگو لگا دینا کونے پہ، جو سب کو پسند آئے. یا تو اس پہ ڈیبیٹ ہوتی، تمام سیاسی پارٹی جو اسٹیک ہولڈر ہیں سندھ کے کراچی کے، ان کو بٹھا کے بات کرتے ہیں. کیا ایسی منطق آ گئی؟ یہ صرف غریبوں پہ مسئلے کے چھورا چلا رہے غریبوں پہ. یہ غریبوں کو مار دیں گے. یہ بھٹو کا نعرہ اور بے نظیر کا نعرہ، شہادت کا نعرہ یہ کب تک لگائیں گے؟ اب اجرک کا نعرہ لگائیں گے. ان کے پاس بیچنے کے کچھ نہیں ہے. بھٹو زندہ ہے. اگر خدا کی قسم بھٹو زندہ ہوتا کراچی کا، اگر بے نظیر کی شہادت نہیں ہوتی کراچی کا یہ حل نہیں ہوتا.
یہ بھٹو کے نام کی تو بینظیر کے نام کی تو کھا رہے ہیں. ان کے یہاں بھی آپس میں جو ہے دوریاں ہیں, آپس میں بھی ان کے یہاں چپکلیشیں ہیں. کوئی ایک وزیر کو پسند, سعید غنی صاحب کی مرتضی باپ کی نہیں بنتی, آپ کو پتا ہے سعید غنی کی مرتضی باپ کی نہیں بنتی, ابھی ان کی وزارت تبدیل ہونے جا رہی ہے. اب آپ بتائیں کہ اچھا یہ جمال احمد صاحب, یہ کیا آپ بریکنگ دے رہے ہیں, بریک کر رہے ہیں ہمارے پروگرام میں؟ کس کی وزارت چینج ہونے جا رہی ہے؟ سر یہ سعید غنی صاحب کی چینج اور لوگوں کی چینج ہونے جا رہی ہے. دیکھیں ابھی ایک ہمارے ایکسائز کے منسٹر ہیں, ان سے پوچھے نہیں یہ نمبر پلیٹ پہ کیوں ہے, کیا بلاول ہاؤس کا خرچہ زیادہ ہو گیا ہے تو کہ نمبر پلیٹ کے پر آ رہے ہیں یہ لوگ؟ میئر کراچی کی بھی کوئی تبدیلی کی یہ لوگ جی کو کام دیکھیں, آپ اینکر ہیں, آپ میڈیا چلا دیں, پوچھے نہیں کہ سارے مسئلے حل ہو گئے, نمبر پلیٹ پہ آ گئے, کل کو سانس لینے پہ بھی پابندی لگ جائے گی. سر ہم تو پوچھ کے تھک گئے ہیں, ہم تو ہر سوال اٹھاتے ہیں, ہر وہ سوال جو عوام ہم سے پوچھتی ہے ہم وہ آن ایئر آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں, آپ سے بھی پوچھتے ہیں, پیپلز پارٹی سے بھی پوچھتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے, کیا 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات اور وسائل ملے تھے, کیا وہ بھی ناکافی ہیں مسائل کے حل کے لیے؟ میں نے کہا نا سارا نیت کا مسئلہ ہے. دیکھیں جماعت اسلامی والے جس طرح کون ٹھیک کرے گا آخر اس نیت کو؟ دیکھیں جماعت اسلامی والے جس طرح ایم کیو ایم کو چیختے تھے پچھلے اتوار میں, جماعت اسلامی بھی گئی ہے. آپ دیکھیں کراچی کے اندر انکروچمنٹ کا حال دیکھیں, یقین مانے اتنا پیسہ اٹھ رہا ہے. یہ ٹریفک والے, سفید وردی والے جو بیٹھے, اس سب اندرونی سندھ سے آئے, سب گولائی کے اندر یو ٹرن کے اندر کھڑے. ہمارے بچے, اسکول کے بچے, جو فوڈ پانڈا والے, یہ غریب لوگ اسکوٹر چلاتے ہیں, ان کو چلان 2-2 ہزار کا کر رہے ہیں, ان کے جیب میں لگ جا رہا ہے. پھر ان کے اوپر یہ کہ اتنا چلان کریں گے تو ان کو اتنا کمیشن ملے گا اس کے اوپر ٹریفک پولیس والوں کو. یہ کیا ہو رہا ہے کراچی کے اندر؟ میں نے آپ کو بولا ہے 50% آبادی سندھیوں کی ہوگی نا, ہم بھی اپنے آپ کو سندھی مان لیتے ہیں, وہ تو ماننے کو تصور ہی نہیں کرتے. بھائی عربی پٹھان ہے, پنجابی ہے, گلگتی ہے, میمن ہے, گجراتی ہے, تو کیا یہ وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے؟ کل کو تو کہیں گے کہ آپ نے عید کے اوپر کپڑا بھی جو ہے نا سندھی اجرک والے پہننا ہے, شلوار قمیض. یہ تو مذہبی کی بات ہے. یہ تو اس وقت ہوتی جب کراچی کی خوشحالی ہو جاتی, کراچی کا انفراسٹرکچر صحیح ہوتا, لوگ پانی آنا شروع ہو جاتا, ہاسپٹل کے معاملات صحیح ہوتے. ہاسپٹل بھی تو این جی او چلا رہی ہے ان کی, ہاسپٹل کون سا چلا رہے ہیں یہ لوگ بھائی؟ یہ تو بندوں کو مار دیں گے. یقین مانے میں نے اتنے چھوٹے باتیں, اتنے چھوٹے کام بتائے ان کو. سعید غنی صاحب کو اسمبلی میں کوئی کام نہیں کرتے, مسکراتے ہوئے ملتے ہیں, گفتگو اچھی کرتے, وزیر داخلہ ہو, ہم اپنا وزیر اعلیٰ ہو, یہ سب بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, مگر کام 1% کا نہیں کرتے یہ لوگ. ان کی نیت یہ کہ سینٹرل میں ان کو ووٹ نہیں پڑتے, سینٹرل میں کام اس لیے نہیں کرتے. میں نے کہا بھائی آپ کا ووٹر تو آپ کا چاہنے والا تو سینٹرل میں بیٹھا ہوگا نا. آپ کے میڈیا سے میری گزارش ہے کہ بارش سے پہلے صبح میں, بارش سے پہلے سارے علاقے کا دورہ کرائیں, نالے کی صورتحال دیکھیں. یہ آخری ٹائم میں مشین لائیں گے, جب آوازیں میڈیا اٹھا رہا ہوگا یہ گپ نکالیں گے, روڈ پہ رکھ دیں گے, وہی گپ روڈ پہ ٹہل کے پھر نالے میں چلا جائے گا, پھر ایک نیا ٹینڈر ہوگا. یار یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ جو بھی ابھی کام ہو رہے ہیں روڈوں پہ وہ کلک والے ورلڈ بینک سے ہو رہے ہیں. ورلڈ بینک کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں یہ لوگ. 2 نمبر کام شارع نور جہاں پہ 2 نمبر کام ہوا سارا. ان کی نیت ہی نہیں, دینا چھوڑیں. آئے ہم کو دیں ہم پاکستان کو دیکھیں کر کے دکھاتے ہیں, اسی پیسے میں کر کے دکھاتے ہیں. جمال احمد صاحب, آپ کیونکہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, تو کوئی ایسی قرارداد یا کوئی سندھ اسمبلی میں آواز اٹھائی, کوئی عملی اقدام کیا جس سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکے؟ دیکھیں آپ کے جو بیٹ جو وہاں کرتے ہیں نا اسمبلی کے اندر, جو بیٹ آپ کا میٹرو چینل کا بندہ کرتا ہے, اس سے پوچھے کون سے ایشو ہم نے نہیں اٹھائے. ابھی ہم نے کوئی قرارداد لے کے آئے سر, ہم نے تو پانی سے لے کے سروس سے لے کے ایک ایشو جو کراچی کے اندر ایشو جو ہمارے ہم دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, نظر آتے, ایک ایشو اسمبلی میں کچھ نہیں. ہم سوال کرتے ہیں, جواب تھوڑا سا آتا ہے, اس کے بعد ہم سوال نہیں کر سکتے. ہم کال اٹینشن ڈالتے ہیں پانی کے مسئلے, سروس کے مسئلے پہ, روڈ کے مسئلے پہ, ایک چھوٹا سا جواب آتا ہے. ان کو کام ہی نظر نہیں آ رہا ہے. کیا کوئی ایسی قرارداد نہیں لا سکتے؟ جمال احمد صاحب, کیا کوئی ایسی قرارداد نہیں لائی جا سکتی جس میں کہ آپ یہ چیز بتائیں کہ میئر کراچی کی یہ ذمہ داری ہے لیکن یہ فلفل نہیں ہوئی, یا چیئرمین کی یہ ذمہ داری ہے, اس علاقے کے لوگوں کی جو ذمہ داری ہیں, جو عہدیداران ہیں, ان کے خلاف وہاں بات نہیں کی جا سکتی کیا؟ دیکھیں ہم نے جماعت اسلامی ٹاؤن ناظرین کے حوالے سے بھی گفتگو کی, آواز بھی اٹھائی, سوالات بھی ڈالے, مگر کچھ نہیں ہو رہا ہے نا.
भाई बात ये कि अगर बिल पर मुर्तजा वहाब साहब, सईद गनी साहब बजट दे रहे हैं टाउन को, तो टाउन से पूछे ना, इतना बजट जितना रिकवरी आ रही है, टाउन से भी आ रही है, मुख्तलिफ बजट में रिकवरी आती है, यूसी के अंदर भी बर्थ सर्टिफिकेट रिकवरी आती है, ये कहाँ जा रही है? ये कौन पूछेगा? ये मेयर कराची पूछेगा, ये मेयर कराची साहब के साथ ये लिखेगा, FIA को, एंटी करप्शन को लिखेगा, जाओ यहाँ पे देखो, चेक करो। तो हमारे यहाँ तो आपको पता ना 1 लाख रुपए कमाते हैं, 50,000 रुपए उस खांचे के लिए रख देते हैं कि उनको भी मुंह बंद करना है। तो पूरे कराची में यही हाल चल रहा है, लूट मार का बाजार कर रहा है। नंबर प्लेट सिर्फ कराची पे पाबंदी है, नंबर प्लेट की, जितने पुलिस वाले लगे में, अंदरूनी सिंध में कहीं भी नहीं हो रहा है। ये सारा अमल कराची में हो रहा है। ये सबको बाकी भाई चाह रहे हैं कि तमाम लोग जो MQM के बोलने वाले हैं या उर्दू बोलने वाले MQM को पसंद करते हैं। देखें, जो बातें आप अब तक जितनी आपने की हैं, उन तमाम का लुब्बे लुबाब ये है कि पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही, जमात इस्लामी काम नहीं करे। जब हम बात करते हैं जमात इस्लामी के अहदेदारान से या पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से, तो वो ये कहते हैं कि MQM ने क्या काम किया या MQM क्या काम कर रही है, अपोजिशन में तो क्या काम कर रही है। मुझे ये बताइए जमाल अहमद साहब, क्या सिर्फ इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, तनकीद दर तनकीद, यही मसाइल का हल होगा? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई तहरीक अदम एतमाद ले आए आप कि नहीं हमें एतमाद नहीं, मसाइल हल हो रहे हैं, ऑपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद में सीटें नहीं है ना हमारे पास। अच्छा, उनके पास माशाल्लाह से इतना काम किया, सिंध के अंदर उनकी सीटें बढ़ती चली जा रही हैं इन हालात में, जबकि 0/0 रिजल्ट है। अंदरूनी सिंध का तो मैंने कहा ना, हैदराबाद का हाल देख लें, जामशोरों का हाल देख लें, सक्खर का हाल देख लें, कराची तो ऐसा लग रहा है खुदा की कसम कोई रोड इस काबिल नहीं है कि वो आदमी रोड उस गाड़ी से गुजर सके, गाड़ी चला सके। लोगों के नुकसानात हो रहे गाड़ी के, मोहनजोदड़ो से ज्यादा खराब सूरत है। कराची के सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है कराची आपको यार। कराची से तो वफाक चल रहा है, कराची से सिंध चल रहा है। सिंध को क्या दे रहे हैं? मुर्तजा वहाब साहब या सईद गनी साहब, या मैं तो कहता हूँ बिलावल भुट्टो साहब को नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पे। लोग कितनी बातें बना रहे हैं, चादरों पे कितनी बातें बन रही है। तो आगे बिलावल भुट्टो साहब भी तो सियासी पार्टियों का इजलास करे ना, ये बुला ले कराची की पार्टियों की, यार हम काम करना चाहते हैं। हम काम से कब रोक रहे हैं इनको? भाई काम करें ना। हम देखें, हमने असेंबली में खड़े को कहा आप काम करेंगे, हम आपकी तारीफ भी करेंगे। अरे इलाके में अच्छा काम हो रहा है, आप आएंगे तो हम आपको फूल के हार भी पहनाएंगे, फूल की पत्तियां भी डालेंगे। अरे इस काबिल तो खुदा की कसम, ये सारे फैसल से या तारिक रोड के मेन रोड के अलावा ये गलियों में कभी जिंदगी में अवश्य पूछे नहीं, तारिक रोड के मेन रोड जो है, जब बारिश होती है तो वो खुद एक परनाले का और एक नदी का मंजर पेश कर रही होती है। अल्लाह वाली चौरंगी तो पूरी डूबी हुई होती है सर जी। देखिए, अल्लाह वाली चौरंगी डूबी होती है, सारे फैसले, मगर उनका पूरा जो है ना वो सिस्टम वही लगाते हैं। आप देखें ना, वो क्लिफ्टन से लेके एयरपोर्ट तक आप देखें ना, मशीनरी लगी हुई, मोटर रखी हुई, इसलिए कि उनके आने जाने में खलल ना पड़े बड़े लोगों को, क्योंकि वहां से निकलना है डिफेंस क्लिफ्टन से सीधा एयरपोर्ट से दूसरे मुल्क से अपने घर। उन्होंने अपना रूट सही रखा हुआ है, फौरन काम जाता है। बाकी गरीबों को इसका हल बताएं, क्या हल हो सकता है? इसका कौन सा वो इकदाम किया जाए जिसके बाद कुछ ना कुछ बेहतरी सामने आए, ये बताइए। देखें, या तो ये कर लें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, ठीक है, तमाम टाउन नाज़रीन को बुलाएं, उसके अंदर जो है मुर्तजा वहाब साहब बैठे, सईद गनी साहब बैठे, तमाम पार्टी के दो लोगों को, दो अहदेदारों को बुला ले ऊपर की सतह के, बैठ के करें। भाई हम एक होता ना कि वो काम कर रहे हैं, हम रोक रहे हैं, तो समझ आता है। ओ भाई काम कर ही नहीं रहे तो हम रोकेंगे कैसे? आप बताएं कि हमारे लोग कहते हैं कि यार MNA MP रोड नहीं बना रहा है। आप बताएं क्या MNA MP का काम, सेनेटर का काम क्या रोड गटर के ढक्कन या सिविल लाइन डालना काम है? या हमारे काम क्या है? बताएं ना इनको लोगों को कि क्या होना चाहिए हमारा काम। हम तो आइन साजी, कानून साजी करते हैं, आवाज को बुलंद करते हैं। सबसे बड़ी आवाज की जगह कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली है। हमारा हर MNA MP सेनेटर जहां मौका मिल रहा है, हमारी मरकजी रहनुमा हर जगह बात करें, कोई नंबर प्लेट से लेके सेवरेज, पानी, रोड, किस चीज पे हम बात नहीं कर रहे हैं। उठा के आप देख लें, मुझे बताएं कि आप खामोश है, बिके हुए हैं। अरे हमारे MNA को फंड वफाक ने दिया था, वो पीपल्स पार्टी ने रुकवा दिया है। आपको पता है ये बात जी? वो तक रुकवा दिया इन्होंने पैसे। क्यों रुकवाए? बस उनको पसंद नहीं है, वो करें नहीं, आप भी काम करेंगे, हम आपको वो पैसे वो करें, हमको ला के दें, मेयर साहब करें, हमको ला के दें। ये हर चीज चाह रहे हैं कि वफाक से गवर्नर साहब अगर कोई काम कर दे तो गवर्नर साहब कहते 100 रुपए हमें वफाक से दिला दें। अबे सब हम दिला दें तुझे तो हमें क्या फायदा है? हम तुम्हें क्यों दिलवाएंगे भाई? तुम तो चोर हो, तुम तो काम नहीं करो, तुम तो खा जाओगे करप्शन में। अगर हम लाएंगे तो हम, हमारे MNA कराएगा काम यार। तो वो काम कह रहे हैं कि पैसे हमको ला के दो, हम कराएंगे और हम अपने झंडे लगाएंगे। तो फिर MQM कहाँ खड़ी होगी? अगर सारे पैसे इनको ला गए तो हमारा किरदार क्या रहेगा कि हम सिर्फ पैसे लाके इनको देते रहे?
अच्छा, और उन स्कूलों का क्या हुआ, वो जो आपने ओन किए थे, वो जो आपने गोद लिए थे? तालीमी हवाले से बात कर रही हूँ मैडम। वो 3 स्कूल दिए थे, उसमें काम चल रहा था, मगर इनको पता चल गया, हमने जैसे विजिट करने शुरू कर दिए ना, उसकी तस्वीरें डालनी शुरू कर दी, स्कूल के हाल, दरवाजे कहाँ, वॉशरूम नहीं है, पानी का सिस्टम नहीं, चौकीदार नहीं है, तो ये परेशान हो गए, ये तो हाईलाइट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था हम टीम बनाएंगे, देखिए स्कूल तो हमें दे रहे हैं, हम तो काम करेंगे, एमक्यूएम तो हमेशा करती रही है, इनको पता है यार ये कर जाएंगे तो हम कहाँ खड़े होंगे। तो इन्होंने बिल्कुल चुप का सांस ले लिया, खत्म हो गई कहानी वाली, कोई काम नहीं हो रहा उसके ऊपर। अच्छा, वो मतलब ये चीजें अनाउंस होती हैं, उसके बाद ये दरमियान में रास्ते में ही कहीं वैनिश हो जाती हैं। देखिए स्कूल का फंड देखे ना, अब मैं किस बात हो, स्कूल का हालत देखे ना, बच्चे पढ़ रहे स्कूल के अंदर, ना पंखे हैं, ना दीवार है, ना वॉशरूम है, ना पानी है, ना गेट है, ना फर्नीचर है। और ये फर्नीचर की डेस्क भी खरीदते हैं 25-30 हज़ार रुपए की, जो मार्केट में साली 1000 रुपए की मिलती है, ये सिंध गवर्नमेंट 25,000 की लेती है डेस्क। पता नहीं शीशम की लकड़ी की खरीदती है, या पता नहीं जापान से, चाइना से इंपोर्ट करती है, कहाँ से करती है, समझ में नहीं आ रहा। खुदा की कसम पूरा कराची तबाह बर्बाद के, स्कूल से लेके हॉस्पिटल से लेके कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आदमी कहे कि अच्छा काम करेंगे, तारीख के पुल बांधते हम। कोई अंडरपास, जो एमजीएम के टाइम में अंडरपास बना, अंडरपास का हाल देख रहे हैं ना, अभी अपना लियाकताबाद का, गरीबाबाद का अंडरपास का देख रहे, आधा बंद पड़ा हुआ, आधा डूब गया, गड्ढे पड़ गए उसके अंदर। फिरोंची कराची से पूरा मतलब लोहे की चीजें, ढक्कन है, सब उठा के ले आ रहे हैं। और वो मेयर साहब, उनका वहां पे कौन सा वो अपना पार्क है, उसके अंदर से पूरी इनकी प्लेट निकाल के ले गए फिरोंची। और वो मेयर साहब कह रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो तेरे कंट्रोल में भाई, तुम्हारा वजीर दाखिला है, तुम्हारा वजीर आला है, तुम्हारे फेरियर हॉल के वो जो वो पुलिस से वो कह रहे हैं पुलिस क्या कर रही है? भाई पुलिस तो तुम्हारी है भाई, हुकूमत तुम्हारी है, वजीर दाखिला तुम्हारा है, तुम ये सवाल किससे पूछ रहे हो? कीमती नवाजरात थे, बिल्कुल। देखिए कीमती नवाजरात थे तो कराची लूट रहा था, जब तक नहीं पता था, जब तक स्ट्रीट क्राइम हो रही थी इनको नहीं पता था। हमारे लोग उर्दू स्पीक में मर रहे थे, कहते भले मरते रहे। तो जब उनके वो दो चीजें कीमती नवाजरात जो है चोरी हो गए, तो वो कह रहे अपना मेयर साहब कि वो देखे हिरोइनची और ये जो ड्रग इस्तेमाल करते उन्होंने किया। तो भाई हम तो काफी अरसे से चीख रहे हैं ड्रग के ऊपर, रोजाना लोगों की चीजें चोरी हो रही है, बैटरी चोरी हो रही है, घर के पास से लोहे की चीजें चोरी है, मीटर चोरी हो रहा है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा। और ये सवाल मीडिया से कर रहे हैं या अपनी हुकूमत से कर रहे हैं कि पुलिस कहाँ है? पुलिस पैदागिरी में लगी है, बत्ता खा रही है, बत्ता। सारे लोग नहीं, ये चंद लोग हैं, चंद है जो इनको पैसा देते। एसबीसी का क्या हुआ? आपने देखा ना, एसबीसी की बिल्डिंग टूटी है, अरे इन्हीं के लोग इन्वॉल्व है। एक डीजी जो लगाते हैं वो करोड़ रुपए महीना भत्ता देता है, इनके स्टाफ जो छोटे स्टाफ को पकड़ लिया, ठीक है इनकी गलती होगी भाई, जिसने अप्रूवल दिया कोई बिल्डिंग कोई एक महीने में थोड़ी तैयार होती है, सालों लगते हैं। तो क्या सिंध गवर्नमेंट के जो वजीर थे, वजीर बल्दियात थे, क्या इन्होंने कभी देखा नहीं इस चीजों को? जमाल अहमद साहब, इसका मतलब है कि ये ऐसे ही ये निजाम चलता रहेगा और ऐसे ही आवाम सफर करती रहेगी? कोई तजवीज आपके पास हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। देखें, आपको पता है ना, बारिश 2 दिन होगी, आप चीखेंगे, मीडिया चीखेगा, एमक्यूएम चीखेंगे और लोग चीखेंगे, 2 दिन के बाद आपको पता है पानी 4-6-8 घंटे के बाद तो पानी उतर ही जाता ना आहिस्ता आहिस्ता, मगर मुश्किलात तो होती है ना। तो ये भी आदि हो गया था यार, 2 दिन चीखता है, मीडिया चीखता है, चीखने दो यार, हमने तो सब अच्छा कर दिया, सब गाड़ी। मेरी गुजारिश है कि अल्लाह को भी जवाब देना, हर आदमी ने मरना है, मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है। अल्लाह ताला ने जिस मनसब पे आपको बैठाया यार, उस मनसब पे तो काम करो। नहीं कर सकते, हेडल आ रहा है कोई हुकूमत के अंदर से, आप छोड़ देना यार, या तो बैठ के बात करें यार, हमारे पास फंड इतना है, पैसा इतना है, ठीक है, हमें अरबों रुपए की जरूरत है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह है, आप बैठे तमाम सियासी पार्टी को बैठाएं, कह रहे यार ये हमारे पास पैसा है, आप बताएं हमें काम किस तरह करना है, तो हम उसको लाइन ऑफ डायरेक्शन देंगे। भाई पहले आप पानी पे कर लें, पहले काम, पहले सर्विस पे काम कर लें, फिर उसके बाद जो बचता है कि रोड के ऊपर कर लेते। तो बैठे ना, बैठने को तैयार नहीं, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। हमें तो ऐसा समझते हैं जैसे हम भारत से आए हुए यहाँ पे अपोजिशन लीडर, भारत से बैठे हुए। अरे हम तो इतनी सपोर्ट भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं उनसे, भाई अल्लाह के वास्ते कराची का काम करो। क्या बोले आपको, क्या कहें? अब मसाइल बेशुमार हैं और हल कहीं नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया जमाल अहमद साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और इतने तज्जियों से हमें आगाह किया, बड़े हकायक से नकाब कुशाई की आपने जमाल अहमद साहब। बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और चेयरमैन नॉर्थ कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। खुशामदीद कहेंगे इनको अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूसुफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद यूसुफ साहब, बड़ा मामला गंभीर है, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से हम बात कर रहे हैं और आप तो खैर चेयरमैन नॉर्थ कराची टाउन है। किन मसाइल का सामना आपको रहता है अपने काम की अंजामदही में?
अच्छा देखिए, जो मसाइल हैं वो तो ज़ाहिर है कि हुकूमत सिंध के अपने पैदा करता है। पहला और बुनियादी है कि जब उन्होंने बल्दियाती निज़ाम पहले तो कायम नहीं करना चाहते थे, एक अल्हम्दुलिल्लाह। मिनट मोहम्मद यूसुफ साहब, आपने कहा जो मसाइल हैं वो सिंध हुकूमत के खुद पैदा करता है, यानी ये जो पानी का मामला है, सीवरेज का मामला है, तालीम का मामला है, सेहत का मामला है, आलूदगी का मामला है, सड़कों का मामला है, ये सब पैदा करते हैं, प्लान है? बिल्कुल प्लान है, बिल्कुल मैं उस पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि आप देखिए, मसला ये है कि जब आपने बल्दियाती निज़ाम बनाया, दुनिया भर के अंदर ये होता है कि पानी का मसला हो, सेवरेज का हो, कचरे का हो, स्ट्रीट लाइट का हो, ये सारी चीज़ें तो बल्दियाती नुमाइंदों के मातहत होती हैं। लेकिन यहाँ कराची और सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है कि जिसके अंदर जो है वाटर एंड सेवरेज बोर्ड जो सूबाई हुकूमत के पास है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के नाम के ऊपर कचरा उठाने का पूरा निज़ाम सूबाई हुकूमत के पास है। अब यहाँ नीचे अगर किसी को सेवरेज का मसला होता है तो वो किसके पास जाएगा? वो ज़ाहिर है मुंतखब नुमाइंदों की तरफ देखता है, वो उसके पास जाता है, और उनका तो ये डोमेन ही नहीं है सेवरेज, उनकी डोमेन ही नहीं है पानी। और इस वक्त कराची के 3 अगर बड़े मसाइल की बात की जाए तो उसमें सेवरेज का मसला, पीने के पानी का मसला और इसी तरह कचरे का मसला, और ये तीनों चीज़ें इस वक्त मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की डोमेन में नहीं आती। तो इसके नतीजे में मसाइल तो पैदा हो रहे हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट एक ऐसा हाथी पाल लिया गया है कि जिसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए लग रहे हैं, लेकिन सफाई का हाल का पूरा गंदगी का ढेर बना हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर सफाई हुकूमत क्या चाहती है? क्यों वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को बल्दिया के मातहत नहीं करती? मेरा तो उनका अपना है, उनको चेयरमैन तो बना दिया है, लेकिन नीचे का रिसर्च रिजॉल्व होना चाहिए, टाउन के अंदर होना चाहिए, यूनियन काउंसिलों के अंदर होना चाहिए। लोग परेशान है। तो मेरे अपने टाउन के अंदर कितने बड़े मसाइल मौजूद हैं, और ज़ाहिर है कि वाटर बोर्ड काम करने के लिए आमादा नहीं है। इस पूरे साल के अंदर जो मालियाती साल खत्म हुआ है, मैंने करोड़ों रुपए अपने फंड से, जो मेरे डोमेन में भी नहीं है, जो इदारा में मातहत भी नहीं है, जो काम मेरी जिम्मेदारी में नहीं, उसमें करोड़ों रुपए मैंने लगा दिए। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली का ये आलम है, तो उसने इस पूरे साल के अंदर अपना जो मेंटेनेंस का टेंडर करना था वो टेंडर भी नहीं करवाया, और उसके काम भी नहीं हुआ। तो आप मुझे बताइए कि इसने शहर कराची के साथ ये जुल्म और ज्यादती क्यों जो है सूबाई हुकूमत से रवा रखी हुई है? खुद मुर्तजा वाहब साहब इसके चेयरमैन हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो क्यों टेंडर नहीं हुआ। और इसके नतीजे में मसाइल पैदा हो रहे हैं, जगह जगह गटर उबल रहे हैं, मसाइल। अभी तो बारिश हुई नहीं है, अगर बारिश भरपूर हो जाए कराची के अंदर तो कराची तो बिल्कुल एक साने की सूरत जो है इख्तियार कर सकता है। तो मेरा ख्याल ये है कि जितनी चीज़ें इस वक्त कराची की वो ख़राब है, बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, मुर्तज़ा वाहब साहब भी करते हैं, सूबाई हुकूमत के सारे वज़रा करते हैं, लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि कराची को खसूसियत के साथ जो है मसाइलिस्तान बना दिया गया है, इसे नज़रअंदाज किया गया है, और इसको कोई कुछ देने के लिए आमादा और तैयार नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए ना, पानी का कितना आधी आबादी कराची की वजह से जिसको पानी नहीं मिल रहा, और पानी के मंसूबे के लिए K4 के लिए हुकूमत सिंध की यह संजीदगी है कि उसने 40 अरब रुपए से जो K4 का मंसूबा बनना है उसके लिए सिर्फ 3 अरब 20 करोड़ रुपए अपने बजट के अंदर रखे हैं। तो कराची के साथ ये रवैया है, और तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जाहिर है कि कराची मुश्किल के अंदर है। इस वक्त जगह जगह पानी की लीकेजेस हैं, इसके अंदर सेवरेज का पानी मोहम्मद यूसुफ साहब मिल रहा है। जी बिल्कुल। मोहम्मद यूसुफ साहब, अब तो सूरत हाल जो हम देख रहे हैं, जो हमारी रिसर्च है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसके हवाले से तो मुझे ऐसा लगता है कि अब K4 का मंसूबा कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी रोड का आलम है, 84 इंच की पाइपलाइन अक्सर व बेशतर टूट जाती है। 72 साल पहले की वो पाइपलाइन है, अगर बन भी जाता है यूनिवर्सिटी रोड, फिर वो ऑगमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो कुछ नहीं है, उसके बाद फिर दोबारा से क्या खोदेंगे ये पूरा यूनिवर्सिटी रोड। मतलब K4 का मंसूबा तो अब देखिए, K4 तो बदनीयती है। आप देखें नेमतुल्लाह खान साहब इस शहर के सिटी नहीं, वो 22 साल पहले अगर हो जाता तो शायद हो जाता, अब तो कोई सूरत हाल नजर नहीं आती। KCR का मंसूबा आप देखें कहाँ पहुंचा KCR। आप अंदाजा लगाइए, नेमतुल्लाह खान साहब 70 साल का बूढ़ा आदमी, वो कराची के अंदर एक मंसूबा बनाता है, सूरतगरी करता है, बजट रखता है, और अपने टेन्योर के अंदर मुकम्मल करके कराची को पानी दे के जाता है।
और K4 की पूरी फिजिबिलिटी वो बनाकर गए। आज उनको गए हुए 22 साल हो गए। 22 साल के अंदर इतनी हुकूमतें, इतने एडमिनिस्ट्रेटर, सब कुछ आ गया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी रही, सब वफाक, सब न वफाक कुछ कराची को देने के लिए आमादा और तैयार है, न सूबाई हुकूमत कुछ देने को तैयार है। और दरमियान में अगर PTI की हुकूमत आई तो उसने भी कराची को क्या दिया, सिवाय वादों के कुछ भी नहीं दे सके। तो मेरा ख्याल है कि कराची के साथ जो जुल्म है, कराची की तो आबादी पे ही डाका डाल देते हैं। अच्छा मोहम्मद यूसुफ साहब, पूरा नहीं जाता। जमात इस्लामी पर ये इल्जाम है कि जमात इस्लामी ने बल्दिया संभालने के बाद सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, कोई काम नहीं किया। सियासी जमातों के किरदार को कैसे देखते हैं आप? ये बात तो मैं बिल्कुल वजाहत करना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि अगर कोई ये समझता है कि हमने सिर्फ बातें की हैं, तो कराची शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जब से 9 टाउन और 85 यूनियन काउंसिलों के अंदर 125 पार्क रेनोवेट करके पब्लिक के लिए खोले हैं। जो कचरादान बने हुए थे, जो कचरा कुंडियां बन चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 स्कूल ये ऐसे हैं जो बल्दिया वाले जिनको रेनोवेट करके वहाँ अच्छी तालीम देने का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है। ओपन एयर जिम का तसव्वुर जमात इस्लामी ने दिया। मेरे अपने टाउन के अंदर, वो वाहिद टाउन है पूरे कराची का, कम वसाइल के होते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह वाटर पार्क का तोहफा अपने टाउन के लोगों को दिया। स्ट्रीट लाइट है, सड़कों की तामीर है, हर दायरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। लेकिन हमने ये बात इब्तिदा में भी कही थी कि जो काम है वो करेंगे भी, और जो इख्तियार नहीं है उसके आप मुतालबा भी करेंगे, उसको छीनने की भी कोशिश करेंगे। तो ये बात लोगों को बुरी लगती है, इसलिए वो कहते हैं कि जी जमात इस्लामी काम तो नहीं कर रही, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रही है। तो हम तो जो हमारा हक है वो हम बात करेंगे। जो हम बात कर रहे हैं आप उस पर बात कीजिए। हम कह रहे हैं कि K4 बनाने के अंदर हुकूमतों की बदनीयती है। अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे बताइए। 22 साल के अंदर K4 नहीं बना सके। कराची की सारी सड़कों की जो सूरत हाल है, ट्रांसपोर्ट की जो सूरत हाल है, कराची के तालीमी इदारों और अस्पतालों की जो सूरत हाल है, आप खुद देख लीजिए ना कि जो कैफियत कर दी है कराची के साथ, क्या संजीदगी। 3000 अरब रुपए टैक्स देता है कराची। जी मोहम्मद यूसुफ साहब, 2 साल हो गए मेयर कराची को, मेयर बने हुए मुर्तज़ा अवाब साहब को। आप देखते हैं कि उनकी कारकर्दगी में कुछ बेहतरी की उम्मीद है? क्या वजह है कि वो डिलीवर नहीं कर पाए, मुतमईन नहीं कर पाए आवाम को? बहुत सिंपल बात यह है, इख्तियारात महदूद हैं। पीपल्स पार्टी कराची को कुछ देना नहीं चाहती, कराची को बर्बाद करना चाहती है, कराची को लूटना चाहती है। यही माइंडसेट है उसका। इस माइंडसेट के साथ वो कराची को न पहले कभी कुछ दिया है। मुर्तज़ा वहाब साहब अभी तो नहीं आए ना। मुर्तज़ा वहाब साहब को 2 साल ये हो गए, और इससे पहले जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची कह रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि कराची की आज अगर तबाही है, बर्बादी है, कराची टूट फूट का शिकार है, ट्रांसपोर्ट से महरूम है, तालीम से महरूम है, हमारा नौजवान तालीम से महरूम है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? वो है ना जो 17 साल से कराची के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। तो आप जमात इस्लामी की बात जरूर कीजिए। हम अपनी कारकर्दगी, हमने पूरे प्रेस को बुलाकर अपनी एक टाउन की कारकर्दगी, 1 साल कारकर्दगी भी रखी, फिर 2 साल कारकर्दगी भी रखी। तो हम तो जो कुछ कर सकते हैं, हमारे पास तो वो सपोर्ट नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास तो सूबाई हुकूमत भी मौजूद है। तो 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात, मेयर भी उनका है। यूसुफ साहब, जो 18वीं तरमीम में इख्तियारात और वसाइल दिए गए थे, उनसे भी कोई फायदा नहीं उठाया गया? 18वीं तरमीम को की बात तो होती है। 18वीं तरमीम क्या सिर्फ जो है वो सूबाई हुकूमत को पैसा मिलने का नाम है, इख्तियार मिलने का नाम है? नीचे इसको डिसॉल्व क्यों नहीं किया जाता? यानी आप सारी चीजें जो है वो सूबाई हुकूमत अपने पास रख ले। सूबाई हुकूमत जब इख्तियार लेती है तो फिर बताए ना कि आज कश्मीर कनकोट के अंदर दिन दिहाड़े लोगों को अगवा किया जाता है। वहाँ की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है अगवा बराए तावान बन चुकी है। उसके लिए क्या कर रही है सूबाई हुकूमत? मतलब कराची का अगर हम छोड़ दें, आप अंदरूनी सिंध चले जाइए। अंदरूनी सिंध के अंदर इस वक्त लोग दिन के अंदर भी सफर नहीं कर सकते। लोग लुट जाते हैं, अगवा होते हैं, और सिर्फ मर्द ही नहीं, शीर ख्वार बच्चे अगवा किए जा रहे हैं, उनका तावान लिया जा रहा है। औरतें और बच्चियां जो है अगवा की जा रही हैं। तो ये तो हुकूमत की कारकर्दगी है, ये इनका रवैया है। ये इतना बड़ा जो पैसा है जो बाहर से इनको मिल रहा है, इनका जो पूरा बजट है वो कहाँ लगता है? उसके जरिए से आवाम की कौन सी हालत जार जो है बेहतर की है? अमन नहीं दे सकते, लोगों को साफ पानी नहीं दे सकते। इस वक्त जो सर्वेस जितने आ रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि आज सिंध के अंदर जो बीमारियां हैं सबसे ज्यादा
جی یوسف صاحب، قطع کلامی کی بڑی معذرت، لیکن کیونکہ ظاہر ہے وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے تو مجھے بار بار انٹرپٹ کر کے آپ سے سوال پوچھنا پڑ رہا ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب مونسون کا جو اسپیل ہے وہ حیدرآباد تک تو پہنچ چکا ہے۔ کل 56 ملی لیٹر کی بارش ہوئی ہے جس میں حیدرآباد تقریباً ڈوب گیا تھا، شاید 1 گھنٹے سے بھی کم وقت تھا بارش کے دوران۔ یاد رکھیے گا کہ حیدرآباد ڈوبا ہے تو وہاں میئر پیپلز پارٹی کا ہے۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، حکومت بھی پیپلز پارٹی کی، اور حیدرآباد کے اندر 1 گھنٹے کی بارش کے اندر پورا حیدرآباد ڈوب گیا۔ جی یوسف صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا کراچی میں جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کے پاس تیاریاں مکمل ہیں؟ کیونکہ کل سے یہاں پر بھی تیز بارشوں کی پیش گوئی کی گئی، اگر کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو کیا صورتحال ہوگی، اور آپ کے ٹاؤن میں کیا تیاریاں ہیں؟ پہلا اسپیل آیا، ٹھیک ہے، 60 ارب روپے جو ہے وہ کراچی کے نالوں کی صفائی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ پچھلے سال 48 کروڑ رکھے گئے تھے، ابھی 60 کروڑ رکھے گئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ نالے صاف جو ہے بارش میں شروع ہونے کے بعد کیوں ہوتے ہیں؟ مطلب ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ بڑی تعداد کے آپ سب کو چھوڑتے ہیں، گجر نالہ جا کے دیکھ لیجئے گجر نالے کی کیا کیفیت ہے، یعنی جتنا پانی شہر کا جی میں وزٹ کر کے آئی ہوں محمد یوسف صاحب، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں بہت زیادہ کچرا ہے۔ کراچی کا کوئی نالا بھی صاف نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ بات کر رہا ہوں گجر نالے میں کوئی ایک پوائنٹ ایسا نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے صفائی کا آغاز کیا ہو، تو آپ اس سے نیچے کو تو پھر آپ سمجھ لیجئے نا کہ کیا ہو رہا ہے، ایک نمائشی سا کام ہو رہا ہے۔ اچھا، نارتھ کراچی ٹاؤن جہاں کے آپ چیئرمین ہیں، وہاں پر صورتحال کنٹرول میں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں پر اعتماد ہے کہ آپ اس مسئلے سے نبٹ جائیں گے؟ کیسے اعتماد میں رہ سکتا ہوں جب صورتحال یہ ہے کہ جتنے برساتی نالوں کی بات کر رہی ہیں نا آپ، انہیں کی صفائی کی بات کر رہی ہیں۔ حال تو یہ ہے کہ اس وقت واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے پورے نیو کراچی، نارتھ کراچی کو جو ہے وہ گندے پانی کے اندر ڈبو دیا ہے۔ جگہ جگہ جو ہے وہ مسائل موجود ہیں، اور میں تو خوفزدہ ہوں کہ بارش ہو گئی تو پھر کیا ہوگا۔ میں پچھلے 5 دن سے مستقل ایک سیکٹر ہے UC3 5B3، اس کے اندر مستقل جا رہا ہوں، وہاں پورا نظام کلیپس کر چکا ہے، اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنا پیسے لگا کے، اپنی صلاحیتیں لگا کے ہم چیزوں کو جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جتنا سیوریج کا نظام ہے اسے آپ نے برساتی نالوں کے اندر شفٹ کر دیا ہے، تو یہ جو KWSSIP کے نام کے اوپر ورلڈ بینک کا اربوں روپے کا فنڈ ان کے پاس موجود ہے، وہ آخر کس مرض کی دوا ہے؟ کون سا سیوریج کا نظام جو ہے بہتر ہوا ہے اس سے، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ دیکھیں بارش ہوگی، نالے پہلے ہی بھرے ہوئے، اور صفائی ہوئی نہیں نالوں کی، اور اس کے نتیجے کے اندر کراچی پھر ایک دفعہ تباہی۔ ٹھیک ہے محمد یوسف صاحب، کوئی تجویز ہو آپ کے پاس تو ضرور شیئر کیجیے گا کہ کوئی مسائل کا حل نکل سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب بات ہو رہی تھی تو جمال احمد صاحب نے کہا کہ APC بلا لیں اور تمام پارٹیوں کو بٹھا کے کراچی کے مسئلے کا حل نکالیں۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا، کرپشن ختم کرنا ہوگی، خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ بغیر خدمت کے جذبے اور بل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، جن کا کام ہی کرپشن ہو، جن کا کام ہی لوٹ مار ہو، جن کا کام ہی جو ہے وہ خزانوں کے اوپر ڈاکے ڈالنا ہو، ان سے تو کوئی خیر کی توقع جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ بالکل، بہت زیادہ مخلص ہونے کی ضرورت ہے، نہ صرف اس شہر کے ساتھ بلکہ اس ملک کے ساتھ۔ بہت شکریہ محمد یوسف صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ بہت شکریہ جمال احمد صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی ایک دوسرے پر الزامات ڈالتے رہتے ہیں، اور مسائل جو ہیں وہ جوں کے توں ہیں۔ کون ہوگا درد کا درما؟ سوچئے گا ضرور۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔